ये कवां बीपीएससी था, 67वीं बीपीएससी क्वेश्चंस। सॉल्यूशन मेरे पास जो सीरीज है, मेरे पास डी सीरीज की बुक, सीरीज क्या है लिख देते हैं, ठीक है। मेरे पास जो सीरीज है वो डी सीरीज की है। आप लोगों को अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बता रहा है तो आपसे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो सकता है। डी सीरीज में अलग क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग नंबर में दर्शाया जाता है कि अगर इसमें कहा जाए कि जो ही फलाने की बेटी है 1 नंबर में है, तो दूसरे वाले जो सीरीज है उसमें रहेगा 10 नंबर में कि ये फलाने की बेटी है। हाँ, इंटर मैट्रिक में। तो ये सीरीज अलग अलग सीरीज में क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग रहता है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग रहता है। कोई वहाँ सॉल्यूशन कराया, वहाँ सॉल्यूशन कराया नहीं कराया है? तो हम जो पढ़ाए हैं वो भी पूछा है, हम जो पढ़ा चुके हैं आपको वो चीज़ भी पूछा गया है। जैसे आपको बताए थे उस दिन प्रधानमंत्री वाला योजना, जो स्वास्थ्य बीमा योजना वाला है, वो क्वेश्चन आया आपको, योजनाओं से क्वेश्चन आया है। हम पहले बोले हैं आपको कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली हम छांट करके आपको लाते हैं। 2006 में ये आंसर जो भी होगा, बढ़िया से क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हम योजना वगैरह जो भी पढ़ाए थे उनमें से योजनाएं आया हुआ है आपका। उसके बाद संविधान से क्वेश्चन है। संविधान आप लोग को नहीं पढ़ाएं, लेकिन मैं यूट्यूब पर जो डाल के रखा हूँ उससे क्वेश्चन है। थोड़ा देर लगेगा फिर न। कहाँ पसीना है हमको, देखो, जाओ ला लो, जाओ। बीपीएससी पढ़ना एक बहुत अच्छा बात है, पढ़िए। कहानी बनाइए। एक कहानी है ना जी, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो नौकरी कहानी उसको बोलते हैं। समझे? तो छीनना पड़ेगा, देने के लिए सरकार नहीं बैठा है यहाँ। आप लोग कभी क्वेश्चन आउट हुआ तो आप इससे कुछ सीखे, क्वेश्चन आउट हुआ तो कुछ सीखे कि उस व्यक्ति में अभी भी ललक है किसी तरह सरकारी नौकरी ले लें, चाहे चोरी करके ले लें, चाहे लीकेज करके ले लें। ऐसा है ना, चोरी करके ले लें या लीकेज करके ले लें, तो नौकरी लेने का ही ना नशा चढ़ा हुआ था, जो कि पैसा दे करके सेटिंग कराया और लिया। आपके ऊपर तो वो नशा नहीं है। चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। बस बिना पढ़े एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, मुंह घुमचिया सकते हैं, और नहीं होगा कुछ। क्या है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। चलिए साइंस से स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन लिखिए। जो क्वेश्चन मेरा हम पहला लिखाएंगे, आपको किसी अन्य टीचर का या किसी अन्य यूट्यूब वीडियो में वो अलग अलग सीरियल नंबर पर मिलेगा। सवाल को अच्छा से देखिए कि यदि एक पंख और एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है, तो पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, दूसरा रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, तीसरा तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, और चौथा कोई नहीं या एक से अधिक हो सकता है या सारे हो सकते हैं। कौन सा होगा? बी। कन्फर्म होके बताइए कौन सा होगा। हाँ, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होगा वो निर्वात, जहाँ हवा नहीं होती है वो निर्वात। अगर निर्वात में कोई सामान, चाहे वो कितना भारी हो या कितना हल्का हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि वहाँ पर वो कितनी जल्दी कौन पहुँचेगा। यानी कि निर्वात में अगर हम कोई चीज़, भारी से भारी चीज़ गिरा दें तो, और हल्का से हल्का चीज़ भी गिरा दें, तो भी वो तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेगी, एक साथ। निर्वात नहीं है, निर्वात मतलब वहाँ हवा नहीं है, निर्वात मतलब वहाँ हवा नहीं है। आप छत पर से कोई सामान गिराते हैं, तो एक पत्थर गिराते हैं और एक पंख गिराते हैं, तो कौन जल्दी पहुँचता है?
पहले पत्थर पहुंचेगा। यहाँ पर हवा है इसलिए पहले पत्थर पहुंच रहा है, लेकिन जहाँ पर हवा नहीं है यानी निर्वात है, निर्वात में ऐसा नहीं होता। निर्वात में जो भी सामान हम गिराएंगे वो क्या होगा, एक साथ ही नीचे गिरेगा। समझ गए? आप अंतरिक्ष चले जाइए, आप अंतरिक्ष चले जाइए, अंतरिक्ष में हवा होता है? नहीं होता। वहाँ ऑक्सीजन लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि हवा का दबाव वहाँ नहीं होता। हवा कम होते जाता है तो वहाँ लोग ऑक्सीजन लगा के चलता है। तो उसी तरह निर्वात में क्या होता है ना, अगर किसी चीज़ को स्वतंत्र छोड़ दें यानी अकेले अकेले छोड़ देंगे तो ये तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुँचेगा। अलग अलग या पत्थर पहले या रबर की गेंद ये पहले नहीं पहुँचेगी। ठीक है, चाहे वो भारी चीज़ हो चाहे वो हल्की चीज़ हो, तीनों एक साथ पहुँचेगी। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ख़त्म। अब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल रहेगा कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। यही इसका सही आंसर है। क्लियर? कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई पड़ती है, साबुन की फिल्म मतलब विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और ध्रुवीकरण किसे कहते हैं, और व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप जो अपवर्तन पढ़े हैं, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का क्या नियम है। अब ये बताइए, यहाँ पर दिखाया है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। क्या परावर्तन के कारण सुंदर रंग दिखेगा? क्या अपवर्तन के कारण सुंदर रंग दिखेगा? ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि प्रकाश एक जगह जहाँ पे ध्रुवित हो जाती है वो है ध्रुवीकरण। क्या बच गया? व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण। समझ गए? दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा था ना कि अगर इसमें भी लोग ना आईएएस बने तो क्या बोले। देखो, डीएम आईएएस ऑफिसर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एसपी होता है, वो भी आईपीएस होता है। आईपीएस जो पुलिस सर्विस है वो आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर, दोनों का रैंक सेम है। ये आईएएस है, ये जिला को संभालता है किस तरीके से कि हम पोलाइटली हैंडल करवो, बिना बंदूक का। मतलब डीएम जो हैंडल करेगा एक डिस्ट्रिक्ट को, वो बिना बंदूक का हैंडल करेगा, और आईपीएस हैंडल करेगा तो बंदूक दिखा के हैंडल करेगा। अंतर इतना है दोनों में। दोनों का आईएएस और आईपीएस दोनों का रैंक बराबर है, समतुल्य है। वो एक जिला का मालिक होता है, वो भी एक जिला का मालिक होता है। एसआई में मतलब दरोगा आईएएस नहीं होता। दरोगा में बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो लेती है बिहार पुलिस बीपीएससी ऐसे करके। ठीक है, बीपीएससी नहीं लेती है, उसका अलग एग्ज़ाम लेती है वो, बीपीपीएससी ऐसे बोलते हैं उसको, बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, मिटा दें। किस में? वो प्रमोशन से जाता है, या फिर आप एग्ज़ाम जब दीजिएगा, जब फॉर्म भरिएगा ना, तो आपको पूछता है कि आप पहले से अगर बिहार सर्विस में हैं, मिटा दें, तो आपको हम एग्ज़ाम दे करके आपको बड़ा बना देंगे। आगे का क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग होती है। न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान के बराबर होती है, या हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, या कोई नहीं, या इनमें से सभी। अब आप बताइए कि जो नाभिक होता है उसकी द्रव्यमान संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? योग होती है, द्रव्यमान अलग होता है, अधिक होता है, या कोई नहीं? आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि एक ये Cu है, Cu ऐसा, नीचे में देखे होंगे 16, ऊपर में देखे होंगे 17, इस तरह का पढ़े थे केमिस्ट्री में? पढ़े थे। तो इसमें द्रव्यमान संख्या कौन है, परमाणु संख्या कौन है? कौन है परमाणु संख्या और कौन सा द्रव्यमान संख्या? द्रव्यमान संख्या नीचे वाली होती है, और ये वाली कौन सी संख्या होती है? परमाणु संख्या होती है। तो वही बोला, एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इसका और इसका योग होता है, यानी पहला नंबर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग होता है।
ये सॉरी ये नहीं बोले, ये गलत बोला गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का ये दोनों का क्या होती है, योग होती है। क्या, जो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होता है, ये जो द्रव्यमान संख्या है नीचे वाली, ये किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा, उस दोनों को जोड़ करके ये द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। तो आप प्रोटॉन देख रहे हैं और एक का नाम आप सुने हैं ना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्लियर, कोई आवेश नहीं होता। आप लोग को याद रहना चाहिए ये सब चीज़। हम तो बूढ़ा हो गए, अब कितना याद रखेंगे, ये सब पढ़िए। हाँ, आप नहीं याद रखिएगा हम लोग को कैसे याद रहेगा? जिंदगी भर यही करवाते रहो तब। अरे हमको भी बाल बच्चा पोसना है भाई। मिटा दें। देखते हैं कब डीएसपी बनते हैं। बन जाएंगे जी, इस तरह पढ़ाते रहे आप लोग को तो बन जाएंगे। लिखिए कितना नंबर होगा? 4 नंबर। आप पहले लिखिए। तो अब देखिए, सीमेंट में चूना पत्थर तो होता है, सिलिका मिट्टी भी होती है, जिप्सम भी होता है और राख भी होती है। अब देखिए, अगर इसमें से कोई भी एगो चीज़ घट जाए तो इसका मतलब है कि सीमेंट नहीं बनेगा, सीमेंट नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा सभी। क्या होगा इसका आंसर? सभी होगा। अब बताइए कि बीपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो थोड़े हल्का पूछा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। हल्का नहीं पूछा होगा, कुछ ना कुछ बात होगा, इसलिए घुमा करके क्वेश्चन को पूछा। समझ में आई बात? हमको तो लगता है कि हम जानते हैं, जाकर के एक्साइटमेंट में तुरंत घस देते हैं, लेकिन गलती हो जाता है। बाद में आकर के पता चलता है ओ अच्छा है होती हो, लेकिन गलती में रह लो, जानता हूँ क्वेश्चन गलती हो गई। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे ही होता है। आगे का क्वेश्चन लिखिए, नंबर क्वेश्चन लिखिए। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। सवाल पूछा है आपसे कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, या द्रव्यमान संख्या में, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, या परमाणु संख्या में, या कोई नहीं, या सभी। अब देखिए, पहले ना जो ई नंबर हुआ करता था उसमें सिर्फ रहता था इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग छांट लेते थे, अच्छा कोई नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अब आयोग जो है ना तेज हो गया, परीक्षा लेने वाला तेज हो गया, उसके साथ साथ क्या लगा दिया, कोई नहीं, और लास्ट में लगा दिया सभी। अब आप क्या करिएगा? अब आप कन्फ्यूज होइएगा, इसको मारेंगे या तो कोई नहीं होगा या तो सभी होगा। अब कैसे पता चलेगा इनमें से कोई नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, और होगा तो सभी होगा? कैसे मारिएगा? कन्फ्यूजन के लिए ये सब ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो द्रव्यमान संख्या होती है उसकी स्थिति में ये समस्थानिक अलग अलग होते हैं। दिक्कत? समस्थानिक समझते हैं? सभी तत्व का अलग अलग समस्थानिक होता है। वो वाला चार्ट पढ़े है ना, उसका किसका चार्ट है वो, जो केमिस्ट्री में किसमें कितना परमाणु संख्या, किसमें कितना द्रव्यमान संख्या है, पेरियोडिक टेबल, उसमें आप देखिएगा समस्थानिक भी सबके अलग अलग होते हैं, उसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर अभी पढ़िए, बाद में इसका अलग से हम आपको जब साइंस पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तो समस्थानिक, प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या सब बता देंगे। वह क्या होगा, आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस की तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको क्या बोलते हैं? या तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, या त्रिक बिंदु, या कोई नहीं, या एक से अधिक। बताओ कमल, मीना बताओ, जो ही क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? आप लोग का झोटवा पकड़ करके हम फेंक देंगे बाहर, सच बताते हैं। हाँ, किसे कहते हैं क्वथनांक? जिस बिंदु पर कोई वस्तु खोलने लगती है, जैसे पानी, पानी का क्वथनांक कितना होता है?
पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? कौन बोला 45 डिग्री लाना, एगो ढेपा होने से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो वो है क्वथनांक। अब यहाँ बताइए, सवाल पूछा आपसे कि जिस पर ठोस, द्रव और गैस की तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, क्वथनांक में तो एक साथ नहीं रहेंगी क्योंकि ये उबलेगा तो वाष्प बनेगा। गलनांक मतलब जिस अवस्था में, जिस स्टेज पर कोई वस्तु गलने लगती है, पिघलने लगती है, यानी बर्फ़ अगर पिघलती है तो वो गलनांक हो गया। और अगर हिमांक की बात करें तो जिस स्थिति में वस्तु जमती है, यानी पानी से बर्फ़ बनेगा, तो वो हिमांक हो गया। तो क्या ये तीनों एक अवस्था में रह सकती है एक साथ? नहीं रह सकता है, क्योंकि पानी गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बनेगा। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। अभी छोड़ दो उसको, बाद में देखते हैं। 3 टोको ना, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है भैया, क्षमा करो। रास्ते में अगर कोई देखने मिल जाए ना, कोई रास्ते में अगर लड़की मिल जाए, अगर आपको देख के हंस दे तो आप जाके पैर पकड़ लीजिएगा, बहन जी हम नहीं हैं, हम नहीं। वो हंसती इसीलिए है कि अब तेरी बारी। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग क्षमा। चलिए देखिए, वास्तव में ये सब चीज़ वैसा ही है, एक एज का मतलब झुकाव है, यार प्यार वगैरह नहीं होता ये सब उम्र में, इसीलिए आप लोग को समझाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। एक बायोलॉजिकल झुकाव है जो आप लड़कों की तरफ झुक जाते हैं या लड़कियां लड़के की तरफ चली जाती है। ये सब में अगर किसी तरफ पैर खरक भी रहा है तो जूता खोल दीजिए, पीछे आ जाइए। नहीं जूतवे गिर, हम मने गिर। वो जीवन का सच्चाई है, ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में माँ बाप लाज से नहीं बोलता है, ना बच्ची लाज से बोलती है, और हम लाज बेच करके पढ़ाते हैं, इसीलिए सब बोल देते हैं सीधा कहानी। क्योंकि जहाँ जीवन बन रहा है वहाँ पे लजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आज आप इस मैटर पर नहीं बोलिएगा तो फिर कभी जीवन में नहीं सुधरेगा। पुराने समय में जब अक्षय कुमार ने पैडमैन बनाया तो उस समय दुकान में जाके लाज लगता था, लाइए थी मतलब वो पैड दीजिए, मांगता था ना ऐसे कि लाज लगता था। आज के समय में हम खड़े रहें तो लड़कियां आकर के आराम से मांग सकती है ना जी, पैड दीजिए, क्योंकि हम लोग जागरूक हो गए, हम लोग इस चीज़ को समझने लगे, पढ़े, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस तरह से जो चीज़ होता है वो कोई नहीं रोक सकता। तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, सीखे ना जी। तो अब कहाँ जाएंगे लजा के? अब नहीं लजाते हैं कहीं, और आपको भी नहीं लजाना चाहिए, क्योंकि अगर जब लजाएंगे ना तो आपका जीवन वहीं पे धंसा का धंसा रह जाएगा। तो लाज किस बात का है? हम लड़की हैं तो लड़की हैं भैया, हमारे बिना आपका भी अस्तित्व नहीं है और आपके बिना मेरा भी अस्तित्व नहीं है, सीधा कहानी है। और इसलिए आप लोग को समझाते हैं ना कि इस सब का जो फेर होता है कभी कभार, इसको छोड़ दीजिए। जब आपको लगे ना कि ये सब चीज़ मन में ख्याल आ रहा है तो एक बार मेरा याद कर लीजिएगा, जय बुद्ध बेइज्जत कर दो, कहानी ख़त्म हो सीजिएगा। मीठा खाना अच्छा लगता है, और जब मीठा ढेर खाने लगते हैं तब शुगर हो जाता है। तो मीठा चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। शुरू से बोलते आते हैं कि दिमाग हमारा अच्छा चीज़ की तरफ नहीं जाता है, जहाँ देखेंगे खराब चल। ऑर्केस्ट्रा और लीजिए, चलिए ऑर्केस्ट्रा में रात में 10 बजे दौड़ जाते हैं, 10 बजे पढ़ने बोलो, हो नींद लगे जो 12 बजे, 1 बजे तक वहाँ देख रहा है, काहे भाई लड़की डांस कर रही है, काहे लड़की डांस कर रही, तो कौन अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है? आपने क्या देखा? गई खाली लड़की नाच, क्यों लड़की नाची? बात लड़की छोटा कपड़ा पहन के नाची रही चले, हो गया, मन लग गया। तो यहाँ पे सोचिए कि दिमाग हमारा गलत चीज़ों पर ज़्यादा दौड़ता है, कोई समझाएगा नहीं आपको, इसलिए हम समझाते हैं। दिमाग हमारा गलत चीज़ पे ज़्यादा दौड़ता है। किसी कोई मास्टर कहीं है, कहानी आ जाता है, मास्टर को हुआ छात्रा से प्यार, ऐसे। अरे मास्टर साहब बेइज्जत है आजकल के समय में, मास्टर बेइज्जत है। क्या है? मास्टर साहब को हुआ छात्रा से प्यार, लो अब छात्रा के साथ भाग गया। हमारे एक बहुत दूर के पुराने रिश्तेदार भाई साहब थे, वो भी कंप्यूटर पढ़ाया करते थे पुनसिया रजौन में। तो उसी तरह पता नहीं कोई लड़की गोरी लारी होगी, फंस गए बेचारे, लेके भाग गए। तो एक तो ट्यूशन बंद, कोचिंग बंद, इंस्टीट्यूट बंद, बदनामी भी, सब का बदनामी होगा, किया एगो अब भुगतो सब। जो आदमी जिस जगह पे है उसको उस जगह पे रहना चाहिए। कभी किरदार, जब हीरो हीरोइन किरदार करता है ना कि हम कौनबो ऐसे करके, जो हीरोइन रोती है उसका बाबू माँ थोड़े मरा पड़ा होता है जो रोती है, उस किरदार पे ढलता है।
तब जा कर के रो पाता। आप रो के दिखाइए तो, पड़ाक लपड़ भी मारेंगे तो नहीं जल्दी रोएगी, ताकि जानती है कि सर हमको ऐसे मजाक से मारे होंगे, क्योंकि हम इसके लिए सिर्फ मास्टर पात्र हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर वही किसी कोई इसका बॉयफ्रेंड मार दे थप्पड़, तुरंत रोने लगेगी, क्या है तो हमको मारा, अब कपड़ा दो, तब चुप होंगे। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव, गैस की तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो है त्रिक बिंदु। कौन सी बिंदु है? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर तीनों एक साथ रह सकती है। क्वथनांक में तो पानी उड़ जाएगा, गलनांक में तो पानी बर्फ़ से पानी बन जाएगा, और हिमांक में तो पानी से बर्फ़ जम जाएगा। तो तीनों अवस्था रहा नहीं, तो कौन सा रहा? त्रिक बिंदु। इसका आंसर हो गया त्रिक बिंदु। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कै नंबर क्वेश्चन होगा? 7 नंबर ना? 7 नंबर होगा रे, 6 तो लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन बोले थे? बॉक्साइट। बहुत अच्छा। एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो बॉक्साइट है, ये याद रखिएगा, यही इसका आंसर है। हाँ, अब आइए, किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? किस विलयन के पीएच का मान, किस, बताओ जी क्या होगा? कौन नंबर होगा? बी नंबर, क्षारीय विलयन। क्यों होगा क्षारीय विलयन? देखिए, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय विलयन होता है। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन, 7 से अधिक है तो, 7 से प्लस है तो क्षारीय विलयन, और अगर 7 से माइनस है तो, 7 से माइनस है तो अम्लीय विलयन, और अगर 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन। देखिए कितना अच्छा हो गया। अब क्षारीय विलयन हो गया 7 से अधिक, 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन, और अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो गया? क्षारीय विलयन हमारा सही आंसर हो गया। आपने बायो टॉयलेट का नाम सुना है? बायो टॉयलेट जो ट्रेन में होता है, ट्रेन में बायो टॉयलेट होता है। हमारे घर में बाथरूम की बहुत बड़ी टंकी बनी होती है, अब वो 2 साल 4 साल में भर जाता है, निकलवाना पड़ता है। भर जाता है ट्रेन में, 100 आदमी बैठा है, 1000 आदमी बैठा है, फिर भी साला उसका टॉयलेट नहीं भरता है, क्योंकि टॉयलेट तो लोग उतना ही करेगा जितना घर में कर रहा था। उसका तो पाइप डायरेक्ट नीचे रहता है। डायरेक्ट नीचे नहीं रहता, डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट नहीं, वो वाला दक्षिण वाला भाषा छोड़िए, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भाषा, डायरेक्ट नीचे नहीं रहता। पहले पटरी बहुत गंदा रहता था, चल नहीं पाता था। आजकल देखिए, यहाँ से जगतपुर से आइए तारा मंदिर देखिएगा, पटरी सफ़ा मिलेगा आपको। अब बाबूटोला का आदमी जाके लैट्रिन कर दे वो अलग मैटर है, लेकिन जो है कि अब पटरी गंदा नहीं रहता, अब पटरी गंदा नहीं रहता। रीजन बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट का मतलब क्या कि बाथरूम अगर कोई आदमी जाता है तो उसकी जो टंकी होती है ना, उसमें खास तरह की बैक्टीरिया दे दी जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि आपका जो मलमूत्र होता है उसको खा जाता है, इसलिए नीचे नहीं गिरता है, टंकी ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। बैक्टीरिया कितना टाइम रहता है? किसी दिन उस टंकी में डुबा देंगे, पता चलेगा। हाँ, 9 नंबर में आइए। बड़ा वाला क्वेश्चन कल करा देंगे, छोटा करा देते हैं आज। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब, अरे माई बाप, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यहाँ लिख लीजिए गैस। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? यानी एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? हाँ, फिर हमने बताया कि भैया कि ये ऑप्शन 5 तो है, ये बुड़वक नहीं है, सब तो जानता सब है कि ब्यूटेन है, इतना सा सब कोई जानता है। लेकिन देखिए उसमें मीथेन का भी मुख्य भूमिका है, इथेन की भी मुख्य भूमिका है, प्रोपेन की भी मुख्य भूमिका है, ब्यूटेन की भी है, सबका तो भूमिका है। यानी इसका आंसर होगा 1 से अधिक। देखिए हमारे ख्याल से 1 से अधिक होगा। अगर बीपीएससी ने लिया भैया तो इस दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा कि उन्होंने ब्यूटेन को सही माना है या 1 से अधिक को सही माना है। 1 से अधिक मतलब मीथेन और ब्यूटेन, मीथेन और ब्यूटेन 1 से अधिक। अगर बीपीएससी इसको सही मानती है या इसको भी सही मानती है, तो आप याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में अगर ब्यूटेन आपका ऑप्शन में रहेगा तो
अधिकतर जो ऑप्शंस आते हैं जनरल कंपटीशन में, तो सब में कोई नहीं या एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं रहता। ज़्यादातर बहुत कम क्वेश्चन में कोई नहीं का ऑप्शन रहेगा। जब कोई नहीं का ऑप्शन रहेगा तब तो आपको ब्यूटेन ही मारना पड़ेगा ना। कोई नहीं, नीचे में सिर्फ ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तब कौन सा मारेंगे? ब्यूटेन मारेंगे। और यहाँ पे कोई नहीं का भी ऑप्शन है और एक से अधिक का भी है, तो एक से अधिक अगर हो रहा है तो हम एक से अधिक मारेंगे, खत्म। एक में डबल ऑप्शन कैसे है? यहाँ लिख दिया है एक से अधिक। अगर हम एक ऑप्शन मारेंगे तो एक से अधिक का मतलब इससे और कोई हो सकता है, तो वो हो गया एक से अधिक, इसीलिए ऑप्शन दे दिया एक से अधिक। समझ में आई बात? इसका कहने का मतलब तो सर वो अगर बोलता है तो कोई नहीं होगा या तो एक से अधिक होगा, दोनों साथ में क्यों डाला? दोनों साथ में इसलिए डाला कि अगर आपको जानकारी है कि इस चारों में से कोई दूसरा है, ब्यूटेन नहीं है, मान लीजिए कि आदर्श है, यहाँ पे नीचे लिख देते आदर्श। हम मान लें कि एलपीजी का मुख्य घटक आदर्श है। अब आदर्श है ये नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा? कोई नहीं। अब आदर्श के साथ इसकी वाइफ है आदर्शनी, तो मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन में आदर्श रहेगा और आदर्शनी भी रहेगी, और ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा एक से अधिक, तो इसकी वाइफ को साथ में लेके चलना होगा ना। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? एक से अधिक। दोनों अलग अलग लिखना चाहिए। 5 ऑप्शन तो ऐसे, और अब क्या 7 ऑप्शन देगा? मान लीजिए एक से अधिक मेरा आंसर है, हाँ, तो वो कोई नहीं को गलत बना देता, उसको लगा कि हम कोई नहीं मारे, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि हम एक से अधिक मारे कि कोई नहीं? नहीं, देखिए सीधा बात है कि उसके पास, आयोग के पास उसका सही आंसर होगा। अगर उसका आंसर कोई नहीं होगा तो वो कोई नहीं को उठाएगा, और अगर उसका आंसर एक से अधिक होगा तो वो एक से अधिक को मानेगा। भैया मतलब इसको मारेंगे, अगर वो सही है तो एक से कोई सही होगा, आराम से सही होगा। अगर आप तुक्का भी लगा दिए कि खरे मारते तो आपका सही हो जाएगा। समझ गए बात? तुक्का मारना नहीं है। 9 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक। 10 नंबर में आइए कि पानी मिट्टी से जड़ों में, अगला लिखिए, पानी मिट्टी से जड़ों में, पानी मिट्टी से जड़ों में। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पानी मिट्टी से जड़ों में, किसके जड़ों में? पेड़ पौधों के जड़ों में। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? विसरण। हाँ, जाता है। हाँ जी, जो जाता है, पानी जाता है मिट्टी से। लिखा हुआ है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, मतलब जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए पहले, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, परासरण या कोई नहीं। क्या होगा रे महिला समुदाय, बताओ क्या हो सकता है? तुक्का नहीं। देखिए, वाष्प बन करके उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन। पानी को वाष्प के रूप में लिया, वाष्पोत्सर्जन। अवशोषण, पानी को अवशोषित कर लिया, ग्रहित कर लिया। हम जो पानी पीते हैं वो पानी अवशोषित करते हैं। परासरण क्या हुआ? यही इसका सही आंसर है कि जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ों की तरफ जाती है वो कहलाती है परासरण की प्रक्रिया। और इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि परासरण कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है कि रासायनिक प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? परासरण भौतिक प्रक्रिया है। और कोई नहीं का ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा परासरण। आज हो गया 10 क्वेश्चन। परासरण मतलब आप श्वसन समझ लिए, वाष्पोत्सर्जन समझ लिए, वो परासरण कैसे है? अरे भैया, पंप सुने हो? पंप, टुल्लू पंप। मान लीजिए बोरिंग में पानी दिए और उसको चलाए, तो कहाँ से पानी ला रहा है? नीचे से। नीचे से जब पानी वो ला रहा है तो नीचे से क्या होकर के आ रहा है? कभी ऐसे पानी में पाइप डुबा के ऐसे पानी गिरा है, ऐसे बोला हुआ, हाँ नल चली लो जो पानी भर, वो सब कहानी देखें। तो उसी तरह से इसमें जाता है, वो एक भौतिक प्रक्रिया है। उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है क्या? नहीं होती। वही परासरण है। किसी मिट्टी से जड़ों में जो पानी जाती है तो जड़ अवशोषित करता है उसको, जड़ उसको लेता है, तो पानी पहुंचने की प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। और जब वो पानी पी लेता है तो उसको अवशोषण बोलते हैं। जब पानी मिट्टी से जड़ में जा रही होती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है?
पराशरण। अब समझ में आई? कितने लोग अभी भी पपीता के डंटी से ऐसे करते हैं? अब तो पपीता घर में नहीं होता है, पहले घर में पपीता का डंटी होता था ना? अभी भी होता है। अब हम लोग के घरों में बहुत कम देखने को मिलता है। एक समय था पपीता सड़ रहा है, कोई खाना नहीं चाहता था। अब भी जो है शुगर पेशेंट उसको खरीद के खाता है 50 टका किलो। क्या सड़ता है? आप एक काम करिएगा, एक बार आइएगा कि झोला लेते आइएगा, पपीता बहुत दिन से नहीं खाए। नहीं सर, आप ही जा करके ले आइए। ना वो लेते आइए पपीता अच्छा मिले तो लेते आइएगा। आप लोग फेंकिएगा नहीं, और कोई चीज़ वस्तु आप लोग फेंक देते हैं उससे बढ़िया हमको जाके दे दीजिएगा, हम उसको उपयोग कर लेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गया। देखिए टोटल 150 क्वेश्चन हैं। टोटल 150 क्वेश्चन में से हम आपको मैथ का सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं आपको। तो एक दिन हम मैथ पढ़ा करके आपको घिनाएंगे नहीं अपने आप को। क्या एक दिन हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, मैथ का सॉल्यूशन हम नहीं कराएंगे। जितना जीके जीएस है विथ करेंट अफेयर्स, विथ ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उतना हम सबको आपको करा देंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, समझाने के साथ आपको बता देंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है और ऑप्शन के टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे जब क्वेश्चन आएगा तब आपको देखने में लगेगा कि हम आपको क्या क्या पढ़ाए थे और क्या क्या आता है। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। फिर से एक बार भैया हाथ गोड़ जोड़ के बोलते हैं कि भाई साहब पढ़ ले। समझ गए? घर से जाने के बाद तो ऐसे ही है, यहाँ से जाने के बाद ख़त्म कहानी। देखो पहले ही उठ गई, थोड़ा तो भूख लग जाता है। चलो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। क्लास मिस नहीं करना, ठीक है? जो मिल रहा है उसको लिया करो, क्योंकि जो हम बता रहे हैं आपको, पूछो कोमल को पैसा दे करके पढ़ती है ना कोमल? हाँ, तो इसीलिए पढ़ लीजिए।